नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव की, दलों के वादे और इरादों की। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है और राजनीतिक दल मतदाताओं का समर्थन पाने के लिए जनता से वादे भी कर रहे हैं और जनता को अपने इरादों से अवगत भी करा रहे हैं। कारण उनकी पार्टी सत्ता में आई तो क्या जनता के लिए करेगी, ये समझा रहे हैं राजनीतिक दल। लेकिन कई सवाल इस पर उठ रहे हैं। गुजरात विधानसभा के लिए 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित कुल 70 छोटे और बड़े राजनीतिक दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात में भाजपा की सरकार है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, इसलिए गुजरात का चुनाव भाजपा के लिए खासा अहम है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे भाजपा संकल्प पत्र कहती है। कांग्रेस ने भी अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में होने के कारण चुनावी घोषणाओं को लेकर राजनीति अधिक हो रही है। फ्री की चुनावी राजनीति जमकर हो रही है, इसलिए गुजरात विधानसभा चुनाव में दलों के वादे और इरादों को समझना जरूरी है। मुफ्त की चुनावी राजनीति को भी समझना जानना जरूरी है। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय मौजूद हैं स्टूडियो में। वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ जी मौजूद हैं। रोशन जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल जी से। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात करेंगे गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार श्याम पारेख जी से। श्याम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत श्याम जी मैं आप ही से ही करूंगा। जिस तरह वादे और इरादों की राजनीति गुजरात में उभर के सामने आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इतने बड़े बड़े वादे और आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बड़े बड़े वादे किए हैं। आप कैसे देखते हैं इस राजनीति को? मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के आने से गुजरात इलेक्शंस में एक थोड़ा सा करंट सा आया है वापस जी। अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि क्लियरली लॉपसाइडेड, वन साइडेड था। तो अभी थोड़ा उसमें गर्माहट आया है और आम आदमी पार्टी ने जो जो प्रॉमिसेस किए, जो जो बात की, वो ज्यादातर एजेंडा बन के रह गया है। जी। कांग्रेस ने भी उसके रिस्पॉन्स में कुछ कहा है, बीजेपी ने भी कुछ कहा है। तो इस तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जी। दूसरा, तीनों पार्टी ने अपने इंटेंट, वैसे आपने कोई अलग से मैनिफेस्टो अभी तक तो नहीं निकाला है। अपने जो इंटेंट और अनाउंसमेंट है वही वो लोग मैनिफेस्टो कह रहे हैं। पर बीजेपी और कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो अपने इश्यू किए हैं, उसमें कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो निकाला वो काफी सारे पॉइंट्स कांग्रेस के थे, उसी को लेके बनाया। जी। तो इस तरह से तीनों में कुछ खास जिसको बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा फर्क हो, ऐसा नहीं है। एसेंशियली तीनों एक ही बात कर रहे हैं। जी। हाँ, एक एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट है, उसमें बिल्कुल बीजेपी के अपने कुछ आइडियाज है, कुछ कांग्रेस की बात है, उस तरह से सब अलग हो रहा है। जी। तो पर खैर, ये तो सब इंटेंट है, ये कोई कमिटमेंट नहीं है। जी। सो मैनिफेस्टो को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना थोड़ा मुश्किल है अपने यहाँ। जी। लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि सवाल वादों का है, इरादों का है। चुनाव में घोषणाएं हर पार्टी करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी सबसे ज्यादा मुफ्त में घोषणाएं किसने की है कि अगर सत्ता में आते हैं तो जनता को बिजली फ्री में देंगे, पानी फ्री में देंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री में देंगे। अच्छी बात है, लेकिन और क्या क्या वादे किए हैं फ्री में देने के? अब मेनली उनका जो फोकस रहा है वो एजुकेशन और डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये चीजों के आसपास ही है। जबकि गुजरात के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बिग पिक्चर जो वादे हैं वो ऑब्वियसली, क्योंकि वो लोग यहाँ पावर में नहीं है, तो अभी तक वो आना बाकी है। और बाकी जैसे बीजेपी ने कहा है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे गुजरात को 5 साल में। जी। वो कैसे, वो समझने की बात रहेगी, क्योंकि अभी तो हम उसका 1/5 है मुश्किल से। तो ये कैसे हो सकता है, और वो भी हम 10 साल में या 15 साल में भी नहीं हो सकते, वो वाली बात है। तो जी। इस तरह से क्लैरिटी अभी तक तो आनी बाकी है, और मेरे ख्याल से कोई ज्यादा क्लैरिटी दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये चुनाव के लिए बनाए गए होते हैं और एक टॉकिंग पॉइंट बने, लोगों से बात कर सके, अपना इंटेंट समझा पाए, उसी लिए ये पॉइंट्स ज्यादातर पार्टीज में बनाया जाता है।
जी, बिल्कुल। रोशन गौड़ जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस बात को, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो घोषणाएँ होती हैं, वो चाहे दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी से संबंधित घोषणा रही हो या पंजाब में घोषणा रही हो, उस पे लेके सवाल उठते रहे। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने कई तरह के वादे गुजरात की जनता से किए हैं, मतलब हर गुजराती परिवार को 30,000 रुपए का लाभ होगा। अलग-अलग उसका बताया कि शिक्षा से बचत में कैसे होगा, स्वास्थ्य में कैसे बचत से होगा। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने अपने भाषणों में कही हैं। साथ ही 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मुफ्त देने की बात है, मुफ्त बिजली की बात है, प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए प्रति माह सहायता देने की बात भी आम आदमी पार्टी ने की है। आप कैसे देखते हैं जो मुफ्त की ये राजनीति है, मुफ्त के जो वादे हैं, इरादे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। पंजाब में भी उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे, और चूंकि दिल्ली में केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और यहाँ पे बहुत सारे कॉरपोरेट हाउस हैं, तो इसलिए यहाँ का जो जीएसटी और इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है वो ज़्यादा होता है, इसलिए दिल्ली में चल जाता है। लेकिन पंजाब में जब से उन्होंने 300 यूनिट बिजली दी, तब से आप देखिए कि खुद पंजाब के सीएम कह चुके हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। वो यहाँ केंद्र सरकार में आए थे, वित्त मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए मांगे थे। और कल अगर आपने परसों देखा होगा कि वित्त मंत्री ने जब बजट पूर्व चर्चा की, तो उसमें भूपेश जी जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उन्होंने कहा कि मैंने जो पुरानी पेंशन योजना लागू की है उसके लिए 17,000 करोड़ रुपए चाहिए। यानी आप एक ट्रैप में फंस रहे हैं। आप वोट पाने के लिए अपने राज्य को इकोनॉमिक एक ट्रैप में डाल रहे हैं। यही गुजरात में हो रहा है कि गुजरात का जो डेवलपमेंट का रिकॉर्ड है वो हाई रिकॉर्ड है। और जब ये केजरीवाल वहाँ गए तो उन्होंने जो फ्री की घोषणा की, सबसे पहले उन्होंने कहा कि 300 यूनिट हम बिजली देंगे जैसे दिल्ली में दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 3,000 रुपये हम आर्थिक सहायता देंगे, महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे। तो इस तरह की जो ये बात कर रहे हैं, इसके कारण क्या हुआ कि जो कांग्रेस है और बीजेपी है, ये भी इनके ट्रैप में फंस गए हैं। अब सवाल ये है कि जब कोरोना के कारण ये देश उस जो एक विपदा आई थी उससे उभर रहा है, अगर आप फ्री देंगे तो क्या हम फिर उसी आर्थिक ट्रैप में फंसेंगे? तो अभी चुनाव केवल इस बात का रह गया है कि फ्री में कौन सी पार्टी क्या देगी। और यही आप देखें कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र है, उन्होंने भी कहा है कि महिलाओं को हम फ्री देंगे, पीजी तक एजुकेशन फ्री करेंगे। और कांग्रेस ने भी कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे और उसके साथ साथ हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। तो फ्री का जो ये चक्र चल पड़ा है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। मैं इसको आपसे समझूंगा प्रदीप भाई कि जनता भी क्या इस ट्रैप में फंस रही है? जनता के लिहाज से ये कितनी फायदेमंद होती है घोषणा, और जो सरकार का बजट होता है, देश का जो बजट होता है, राज्य का जो बजट होता है, उसके लिए कितनी उपयोगी होती हैं इस तरह की घोषणाएं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी तमाम तरह की घोषणाएं इस गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए लोगों से की हैं। मसलन प्रत्येक गुजराती को 10 लाख तक के निःशुल्क इलाज की जिम्मेदारी, निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। कांग्रेस का कहना है कि किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ करेगी। बिजली मुफ्त की बात भी कांग्रेस कर रही है, लेकिन 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का कांग्रेस ने भी वादा किया है। साथ ही 50% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात कांग्रेस कर रही है। और आम आदमी पार्टी की तरह बेरोजगारों को 3,000 रुपए का भत्ता, इस तरह की बात कांग्रेस पार्टी ने भी किया। साफ लगता है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में एक होड़ लगी है, कौन कितना मुफ्त में देगा गुजरात में अगर वो सत्ता में आता है। बीजेपी भी अछूती नहीं है। आप कैसे देखते हैं इस राजनीति को? देखिए, एक तो भेद है। जन कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना संविधान में भी की गई है। तो कल्याणकारी दृष्टिकोण, कल्याणकारी नीतियां बनाना और उनको लागू करना, ये तो दायित्व है हमारे व्यवस्था के अंदर किसी भी सरकार का। लेकिन दूसरा है कि आप बिल्कुल लोगों को छोटे छोटे लालच में अगर उलझाएंगे, तो प्रश्न ये है कि सीमित साधनों में से जो व्यापक कार्यक्रम हैं, जन कल्याण के ही हैं, उनके ऊपर आप कैसे काम कर पाएंगे? पैसा तो सीमित है। अगर आप उसको ऐसे बांट रहे हैं कि हर महिला को आप 1,000 रुपये दे रहे हैं, तो भाई लड़कों ने क्या बिगाड़ा है? आप लड़कियों को क्यों दे रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं कि लड़कियों की जो शिक्षा है वो निःशुल्क होगी। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि देश के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेज हैं, उनके अंदर फीस बहुत कम है। अगर आप देखें, साल भर में 5,000 रुपया फीस लेती है कोई यूनिवर्सिटी, तो वो कोई बहुत अधिक बोझ नहीं माना जा सकता। लेकिन सवाल ये है
कि अगर क्या लड़कों के शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बहुत व्यापक प्रश्न है जिनके उत्तर खोजने होंगे। लड़कियों को ही स्कूटी क्यों दी जाएगी, लड़कों को क्यों नहीं दी जाएगी? आप समानता की बात करते करते ये लिंग भेद क्यों करेंगे? एक तो ये बात है। और क्या मतदान केवल महिलाएं करेंगी या उन्हीं का वोट चाहिए, आपको पुरुषों का वोट नहीं चाहिए? दूसरी चीज़ है, जहाँ तक आपने स्वास्थ्य की बात की, जी, ये मुझे लगता है ये एक अच्छी योजना है कि निर्धन व्यक्ति जो है वो अच्छी सुविधा के अभाव में, अच्छे धन के अभाव में वो इलाज से जो है वो बच नहीं जाए, उसको पूरी की पूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप मान लीजिए बिजली मुफ्त देंगे, तो फिर बिजली की पूरी जो व्यवस्था है उत्पादन की और आगे सप्लाई की, उसको आप लॉन्ग टर्म में कैसे सस्टेन करेंगे? और वो शुरुआत तो केजरीवाल जी ने कर दी, लेकिन अब होड़ है, हर पार्टी सत्ता में आना चाहती है तो वो सोचती है कि लोग लालच में आ जाएंगे, जी, हमारे विरुद्ध मतदान ना कर दें तो अच्छा इस दौड़ में तुम भी शामिल हो जाओ। तो कमोबेश वो जो दौड़ है उसका विरोध करते करते भी भाजपा ने तो रेवड़ियों का विरोध किया था, लेकिन इस होड़ वाली राजनीति के अंदर इसकी लपेट में सब दल आ गए हैं। जी। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पे सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी राजनीति देश को लेके कहाँ जाएगी। लेकिन श्याम पारेख जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, लंबे समय से बीजेपी का शासन है गुजरात में। बीजेपी ने अपने जो संकल्प पत्र है उसमें गुजरात के विकास की बात कही है, कई बड़े वायदे बीजेपी ने किए हैं। हर प्रत्येक नागरिक को, जो गुजरात का नागरिक है, उसके पास पक्का घर होगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का 100% जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जाएगा। एक परिवार कार्ड योजना लागू होगी जिससे हर परिवार को राज्य सरकार के माध्यम से जो संचालित कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उसका लाभ मिलेगा। बीजेपी ने एक वायदा और किया है कि जो स्टूडेंट गरीब परिवारों से हैं उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर दी जाएगी, साथ ही जो महिलाएं हैं, जो वरिष्ठ महिला नागरिक हैं, उनको मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। आप कैसे देखते हैं बीजेपी के इन वायदों को? वैसे आप 2019 के इलेक्शन तो पार्लियामेंट्री थे, पर 2017 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो देखेंगे जी, तो आपको अपने आप ध्यान में आ जाएगा कि सब पार्टीज ने क्या क्या क्लेम किए थे और क्या एक्चुअली हुआ है। तो ये जो मेरे ख्याल से सॉप्स जिसको हम कहते हैं वो अनाउंस हुए हैं, वो ज्यादातर मैं आपकी इफेक्ट देख रहा हूँ इसमें, आम आदमी पार्टी की। जी, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल जी ने आके शुरू किया कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, स्कूल में पढ़ाई और स्कूल की क्वालिटी अच्छी करेंगे, हेल्थ सर्विसेज अच्छी देंगे। तो उनका जो फोकस था वो ये 3 चीजों पे रहा था, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी एंड एजुकेशन। तो जाहिर है कि बीजेपी बहुत स्ट्रगल कर रहा है अभी टू रिटेन पावर एंड डू बेटर, क्योंकि 27 साल हो चुके हैं, बीच में 1.5 साल निकाल दीजिए तो कॉन्स्टेंटली रहा है और मोदी जी अब दिल्ली में है। जी, तो बीजेपी का ये कोशिश क्लियरली दिख रहा है कि पूरा एडी चोटी का जोर लगा के वो लोग लास्ट टाइम से भी ज्यादा सीट लाके जीतना चाहते हैं। तो वो जी, ऐसा कुछ भी छोड़ देना नहीं चाहते हैं कि जो अपोजिशन के लिए एक स्ट्रेंथ का पॉइंट बन जाए। तो वो लोग ऑब्वियसली जो भी कांग्रेस या आप जो भी अनाउंसमेंट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, वो सब अपने मैनिफेस्टो में अपनी इंटेंट में कवर हो जाए, उस तरह का उनका अप्रोच है। वो स्वाभाविक है क्योंकि उनको अपना पावर रिटेन करना है, एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं, जी, तो ऑब्वियसली वो लोग सारा इंक्लूड करेंगे। पर पर्सनली मैं नहीं मानता हूँ कि जो भी प्रोमिसेस डिक्लेयर किए जाते हैं मैनिफेस्टो में वो कभी भी पूरे किए जाते हैं। तो कहना एक चीज है और करना दूसरी चीज। तो कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जो कमर्शियल इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट हो स्केल के, उसकी शुरुआत करके दिखाना और उनको थोड़ा रोल करना एक चीज है, पर हर एक आदमी को स्कूटी देना या इनकम गारंटी और ये सब चीजें मेरे ख्याल से थोड़ा प्रैक्टिकली वायबल नहीं है। जी। लेकिन श्याम पारेख जी, अगर मैं आम जनता की दृष्टि से बात करूं, आम गुजराती की दृष्टि से मैं अगर बात करूं, तो मैं ये समझना आपसे चाहता हूं, जाहिर तौर पे चुनाव है, हर दल वादे करेगा, अपने इरादे भी जनता के सामने रखेगा, लेकिन जो जनता का रुख है, क्योंकि पिछले 27 साल से बीजेपी का वहां शासन है, जनता ने उस शासन को देखा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, दूसरे दल हैं जो वादे कर रहे हैं।
जनता की दृष्टि से आप क्या कहना चाहते हैं? जनता पे क्या इस मुफ्त की राजनीति का कितना असर हो रहा है? क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या नब्ज कहती है? मनोज जी, सही में देखा जाए तो ये पहली बार इस तरह की राजनीति हम देख रहे हैं कि जिसमें इस तरह के प्रॉमिसेस आते हो। 2017 में कांग्रेस ने जरूर सबके लिए घर का वादा किया था और ये सब था, पर बीजेपी रूलिंग पार्टी की ओर से इस तरह के वादे, जिसको हम कंज्यूमर सॉफ्ट कह सकते हैं, उस किस्म के ज्यादा नहीं देखे हमने। तो ये बिल्कुल एक नया आयाम है गुजरात की राजनीति के लिए। जी। और जब तक लोगों की बात है तो एंटी इनकम्बेंसी 2017 में भी थी, अब वो ज्यादा गहरी हुई है। अब सवाल ये है कि अपोजिशन क्या इतना स्ट्रांग है कि बीजेपी को डिसलॉज करके पावर ला सके? तो वो तो मतलब एक हफ्ते बाद रिजल्ट के बाद ही काउंटिंग के बाद पता पड़ेगा। पर फिलहाल जो मूड है और जिससे लग रहा है, मैं ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं देख रहा हूँ जी। कि जो एक हवा ऐसी बनी हो, माहौल ऐसा हो कि ये चेंज है, ऐसा दिख नहीं रहा है। पर एक दूसरी बात ये भी है कि काफी बार चेंज आपको दिखती नहीं है, वो अंदर से अगर हो रही है। और यंग वोटर्स है, नए वोटर्स है, जो बरसों से वो एक गवर्नमेंट को 20 साल से 25 साल से देख रहे हैं, तो उनके लिए वो जो हम कहते हैं ना कि ये मॉम पॉप्स गवर्नमेंट, मॉम पॉप्स एजेंडा है। जी। तो वो एक जो जनरेशनल चेंज होती है, वो इन योर फेस कैप्चर नहीं हो सकती है। तो ये चीजें हैं। और आप जैसे कह रहे हैं वो बहुत सही है कि कंज्यूमर सॉफ्ट्स वाली जो बात है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, जी। एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, वो थोड़ा काफी सारी चीजें हमारे लिए पहली बार छुटक छुटक हुई है। पर ऐसे स्केल पे इतना बड़ा सब पार्टीज की ओर से इतना एक नया एंगल है। जी। रोशन जी, बिजली फ्री, पानी फ्री, ऐसी सुविधाएं फ्री, ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री मिले, उसकी भी एक सीमा हो सकती है। इस राजनीति को जनता की दृष्टि से और सरकार के खजाने की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पंजाब का उदाहरण बार बार सामने आता है कि पंजाब की जो अर्थव्यवस्था इस समय है, उसको लेके तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश के सामने है वो उदाहरण। दिल्ली में क्या स्थिति है, ये भी आपने बहुत करीब से देखा है। आप कैसे देखते हैं आम जनता की दृष्टि से, जब ऐसे वादे होते हैं तो जनता कैसे रिएक्ट करती है, कितना रिएक्ट करती है? देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि हमारे देश में एक चलन सा चल पड़ा है कि अगर आप मुफ्त की बातें करेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, और ऐसा हमने देखा भी, दिल्ली में देखा, पंजाब में देखा, और इवन कि छत्तीसगढ़ में हमने देखा। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, तो वहाँ कांग्रेस की सरकार आ गई थी। तो सवाल है कि जनता इसको पसंद कर रही है। गुजरात का थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है, क्योंकि गुजरात की जो जनता है वो डेवलपमेंट चाहती है, और वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। 20-25 साल से वहाँ बीजेपी राज है, और बीजेपी ने इससे पहले कभी मुफ्त की बात नहीं की थी, क्योंकि जो पार्टी सरकार में आती है उसका नैतिक दायित्व है अपनी जनता का ध्यान रखना। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तुलना में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त के ज्यादा बातें नहीं किए, लेकिन इस बार ट्रेन में आई है। पर मैं वही कह रहा हूँ कि चूंकि जो भी सरकार में आती है पार्टी, उसका नैतिक दायित्व है कि वो अपनी जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, इन बातों पर ध्यान रखे, उनको रोजगार दे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, सड़कें बने, स्कूल बने, कॉलेज बने। ये उन सरकारों की जिम्मेदारी होती है। इसको घोषणा पत्र में फ्री की तरह शामिल करना ये गलत है। जो आप बात करते हैं कि जो जन कल्याण के अलावा जो आप बात करते हैं कि 300 यूनिट हम बिजली फ्री दे देंगे, स्कूटी दे देंगे, कंप्यूटर फ्री दे देंगे, ये गलत है, ये परंपरा गलत है, क्योंकि ये जो है सीधे सीधे रिश्वतखोरी है। आप मतदाता को रिश्वत दे रहे हैं। और इस पर इलेक्शन कमीशन पर बात हुई थी, जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप इस पर कुछ रूल बनाइए। तो इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों से चर्चा की, लेकिन अभी वो चर्चा फाइनल नहीं हो पाई है। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि अगर आप कोई घोषणा कर रहे हैं तो उसका आप बजट भी बताइए, क्योंकि बजट अंततः किसी राज्य की अर्थव्यवस्था पर भार पड़ने वाला है। तो अगर आपके राज्य का राजस्व अगर नहीं है तो आप अनाउंसमेंट कैसे कर रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। ये चुनाव तो हो जाएगा, लेकिन इस चुनाव के बाद अगर इलेक्शन कमीशन ने इस बात को लेके कोई सहमति व्यक्त कर दी, सहमति बना दी और कोई नियम बना दिया, तो मुझे लगता है कि अगली बार से फ्री की घोषणा करने से पहले राजनीतिक दल जरूर सोचेंगे। लेकिन राज्यों की अर्थव्यवस्था, होता क्या है कि जो राज्य में किसी की सरकार आती है, उसने 5 साल राज किया और 5 साल में वो अर्थव्यवस्था तबाह करके चला गया।
उसकी जिम्मेदारी वहीं खत्म हो जाती है, दूसरी पार्टी आती है फिर उसको वो सुधारती है। तो जिस पार्टी ने जिस राज्य की अर्थव्यवस्था खराब की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए कि आपने 5 सालों में क्या किया। जैसा कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी चली गई और उसने पीछे हमें विरासत में इतना कर्जा दिया है, उस कर्जे की जिम्मेदारी उस पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए जिसने राज किया 5 साल। जी प्रदीप जी, एक बात जो रोशन जी ने कहा कि जनता पसंद कर रही है मुफ्त की राजनीति को, क्या ऐसा है? देखिए, मुफ्त बिजली कौन मना करेगा? व्यक्तिगत लाभ जो है, जिन लोगों की आय विशेषकर बहुत सीमित है, उनको कोई सुविधा मिलती है तो कौन नकारने वाला है? मुफ्त तो आप अगर इश्तहार बांटने लगें, उसके लिए भी बच्चे जो हैं वो उनमें आपाधापी मच जाती है कि कौन लेगा। भले ही उस इश्तहार को वो फेंक दे, लेकिन मुफ्त की सुविधा को कोई भी मना करने वाला नहीं है। और बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो या तो दूर तक की सोच नहीं रखते, उनके पास वो दृष्टि नहीं है सोचने की कि उनके जो दीर्घकालीन हित हैं, अपने व्यक्तिगत हित भी सामूहिक हित भी, वो बड़ा सोचने में ही उनकी भलाई है, उनका कल्याण है। इसलिए उनको बड़ी जन कल्याणकारी नीतियों के लिए साधन बचें, ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि किसी न किसी तरीके से आपको चुनाव जीतना है जी। और लोग अगर उसमें लालच में आ रहे हैं तो राजनीतिक दल जो हैं वो सोचते हैं कि सिद्धांत तो बाद में देख लेंगे चुनाव के, लेकिन एक बार तो वादा कर लो। और लोग ये है कि बाद में बोलते हैं अरे पूरे वादे नहीं किए। पर आप देखिए कि अभी तक का जो चुनावी हमारा रहा है रिकॉर्ड, उसमें ये इतिहास है कि कोई भी घोषणा पत्र पूरा लागू नहीं किया, लेकिन पार्टियां फिर अगली बार आ जाती हैं, कहती हैं कि वो केवल लक्ष्य था, उसको हम उस तक पहुंच पाएंगे, उसका प्रयास आपने किया ईमानदारी से, लेकिन नहीं पहुंच पाए, तो वो सीमा हमारे आगे रही। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे भाजपा ने पहले ये विषय आया भी कि बहुत अधिक लोक लुभावने जो वायदे हैं वो नहीं किए हैं उन दो विपक्षी दलों के मुकाबले में। लेकिन इसके साथ साथ भी भाजपा ने एक व्यापक जो दृष्टि है उसका परिचय दिया है, जो समान नागरिक संहिता जो है वो उसका वायदा किया है। मुझे लगता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण वादा है और हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ठोस कार्रवाई उस तरीके से होगी। भाजपा ने अपनी इच्छा शक्ति जो है उसका परिचय उत्तराखंड में दिया है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जो इसके ऊपर विचार कर रही है। लाखों लोगों के सुझाव आए हैं उसके परिणाम में, और ऐसा ही वायदा अब गुजरात में किया है जी। तो और साथ साथ हिमाचल में है। असम के मुख्यमंत्री ने इच्छा जताई है इसका अनुसरण करने की। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि गुजरात के चुनावों के बाद भाजपा का जो वो तीसरा बड़ा मंत्र है अयोध्या और 370 के बाद भाजपा ठोस कदम उठाएगी उस दिशा में आगे बढ़ने के जी। लिए। श्याम पारेख जी, ये तो रही मुफ्त की राजनीति की बात हमने की, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो भाजपा ने, कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। जैसा प्रदीप जी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का एक मुद्दा बीजेपी ने गुजरात के चुनाव में बनाया है, इसका क्या प्रभाव आप देख रहे हैं और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो दलों द्वारा उठाए जा रहे हैं? गुजरात के जो वास्तविक मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, वो कौन से हैं? एम्प्लॉयमेंट मेरे हिसाब से एक मुद्दा है जो आप युवाओं से बात करें या अर्बन एरियाज में कहीं पे बात करें तो उभर के सामने सबसे बड़े मुद्दे के नाते आता है। और उसके बाद जो है बढ़ती महंगाई जो आप है वो एक दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो लोगों से बात में आता है। और तीसरा करप्शन का इश्यू है। तो ये 3 मुद्दे मैं काफ़ी सारा देखता हूँ कि ये छाए रहेंगे लोगों के मानस में बिल्कुल से। पर एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो बीजेपी के लिए है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो गुजरात से है और वो एक कनेक्ट है, एक इमोशनल अपील है, एक लॉजिकल कनेक्ट है कि जब हमारा आदमी दिल्ली में हो तो हम क्यों वो उनका इक्वेशन गुजरात के साथ का क्यों बदले। और उसका कोई स्ट्रॉन्ग जवाब ना कांग्रेस ना आप से मिला है किसी को। तो जो अपोजिशन में फायर होना चाहिए, जो ड्राइव होना चाहिए, वो आपको उतना नहीं देखने को मिलता है कि जो एक चैलेंजर एक इनकम्बेंट पार्टी को
निकाल के पावर ग्रैब करने के लिए जो दिखाता है, उस तरह का एनर्जी आपको नहीं मिल रहा है। तो एक ये मैं बड़ी वजह देख रहा हूँ कि बीजेपी की खुद की एक स्ट्रेंथ मोदी है, और बीजेपी की दूसरी स्ट्रेंथ ये है कि अपोजिशन इतना स्ट्रांग और एनर्जेटिक नहीं है कि जो बीजेपी के वोटर्स रहे हैं ट्रेडिशनली 27 साल से, उनके लिए एक बहुत बड़ी वजह मिल जाए कि हम ये पार्टी बदल के ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उस तरह का माहौल हम नहीं देख पा रहे। जी। दूसरे जो मुद्दे हैं इसके सिवा एम्प्लॉयमेंट के और वो सब, तो वो कुछ ठोस चीजें हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अर्बन एरियाज में ये आपको एक क्लियरली डिक्लाइन मिलता है, भले साइज ऑफ इकोनॉमी बड़ा हो, जीडीपी बड़ा हो, सब सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स अच्छे हो रहे हैं, पर एंड में एम्प्लॉयमेंट आम आदमी तक कितनी जाती है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी। तो ये मुद्दे मेरे ख्याल से छाए रहेंगे। जाहिर सी बात है कि किसी भी राज्य में चुनाव हो तो बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा हर राज्य में कमोवेश उठता है। लेकिन गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक मुद्दा है। मैंने जितनी भी चर्चा की है, जितनी भी लोगों से बात की है, उसमें एक बात आती है कि ये बात ठीक है, तमाम मुद्दे हैं जनता के, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली में होने के कारण बीजेपी को एक एडवांटेज मिलता है, एक बढ़त मिलती है। इसको आप कैसे देखते हैं, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? दूसरा, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के बाद बीजेपी ने गुजरात में एक बड़ा मुद्दा उसको बनाया है। तो वैचारिक दृष्टि से बीजेपी के इस मुद्दे को आप कैसा देखते हैं, या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी के मुद्दों को कैसे देखते हैं? देखिए, दो सवाल हैं, दोनों सवालों का मैं एक थोड़ा सा विस्तार में जवाब देना चाहूँगा। भाजपा ने जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तो 3 बड़े मुद्दे रखे थे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और समान नागरिक संहिता, और एक और तीसरा था जी। तो 3 मुद्दे थे। उनमें लगभग काम हो चुका है। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, और अगर हम देखें कि समान नागरिक संहिता की, तो वो 50% काम हो चुका है। 50% में क्यों कह रहा हूँ कि जो 3 तलाक वाला मुद्दा था वो भी समान नागरिक संहिता की तरफ हम जा रहे हैं, तो 50% हो गया है, अब 50% रह गया है। तो उसमें हिमाचल ने और उत्तराखंड ने कमेटी बना दी, गुजरात ने भी कमेटी बना दी, और इसमें उन्होंने एक चुनाव में भी अपने घोषणा पत्र में जारी कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा देश में एक इशू बनेगा, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 66 में है कि राज्य अपने यहाँ नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता लागू कर सकते हैं, और केंद्र चाहे तो केंद्र भी कर सकती है। तो ये मुझे लगता है कि एक मुद्दा है, और इस मुद्दे पर सबको सोचना चाहिए। लेकिन अब जो बात आपने कही प्रधानमंत्री का, ये जो अटैचमेंट है, जो आइडेंटिफिकेशन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजराती हैं, तो गुजरात प्राउड है कि हमारा व्यक्ति प्रधानमंत्री है देश का, उनको नीचे नहीं देखने देना है, उनको जिताना है। ये एक भावना है गुजरात ये इमोशंस भी एक मुद्दा है गुजरात के विधानसभा चुनाव में। बहुत बड़ा मुद्दा कह सकते हैं जाहिर तौर पे तमाम मुद्दे हैं, जनता के भी अपने मुद्दे होंगे, और दलों के तो खैर अपने वादे और इरादे रहते ही हैं। अब देखना ये होगा 8 दिसंबर को जब जनता का जनादेश आएगा तो उसने कितना जनादेश किसको दिया। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की संसद टीवी से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।